दोस्तों, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। तो जैसे आपने पहले देखा था, हम सेल पे डिस्कशन कर रहे थे। तो पहले हमने देखा सेल क्या होती है, किससे बनी रहती है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद रहती हैं। उसके बाद हम चले थे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने बनाया था न्यूक्लियस के ऊपर वीडियो, वो भी आपने देख लिया था। तो अब ये है लास्ट टॉपिक जो कि है साइटोप्लाज्म का। तो आज हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ये एक सेमी लिक्विड फ्लूइड रहता है जो कि सेल के अंदर मौजूद रहता है। जैसे आप अगर सेल का डायग्राम भी देखोगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये जितना भी न्यूक्लियस के बाहर जो सूप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो साइटोप्लाज्म होता है। अब यही चीज़ सेमी लिक्विड होती है और ये एनक्लोज्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, यानी कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ। और ये जो है बेसिकली, और भी आपको याद रखना है, आपको याद नहीं आ रहा कि सूप लाइक स्ट्रक्चर है कि क्या है, तो कुछ नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि ये जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ये बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस होता है। उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो इन दोनों के बीच की जगह है वो साइटोप्लाज्म होता है। और देख लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, विस्कस लिक्विड होता है, या कह सकते हैं फ्लूइड होता है, जो 80% वाटर से मिलके बनता है, तभी विस्कस होता है, लिक्विड ही होता है। उसके अलावा इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑर्गेनल्स अच्छे से याद नहीं आ रहा है तो मैं हमेशा बोलती हूँ, और ऑर्गेनल्स इज बेसिकली सेल के ऑर्गन्स। तो इसके अंदर सेल के ऑर्गन्स मौजूद रहते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली ना, ये जो साइटोप्लाज्म जो सेल में है ये एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म भी तो मौजूद है। न्यूक्लियस हमने निकाला थोड़ी है सेल से, ये डायग्राम में। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ये पॉइंट को आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार पूछते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या रहता है और वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या था, ये तो पढ़ा ही नहीं है। कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन साइटोप्लाज्म जो है वो परफॉर्म करता है। साइटोप्लाज्म जो है ये बेसिकली कंट्रोल करता है हमारे शेप ऑफ सेल को। साइटोप्लाज्म के कारण ही हमारे इवन इंसानों में भी जिस तरीके की सेल होगी, वो पूरा शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज कंट्रोल्ड बाय साइटोप्लाज्म। उसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। सेल के जो होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। उसके अलावा सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है, यानी एक तो अपन रेस्पायर करें उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो सेल जिस तरीके से रेस्पायर करती है उसको हम रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये भी जो होता है ये साइटोप्लाज्म के कारण ही होता है। अच्छा, उसके अलावा इसमें जितने भी हमारे सेल के ऑर्गन्स हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते। तो अगर साइटोप्लाज्म नहीं होता तो हमारे बेचारे ऑर्गेनल्स कहाँ जाते, इसलिए भी साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म कुछ सेल्यूलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी करता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या रहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ फैट्स। तो ये सब जितनी भी होती है ना प्रोसेसेस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस कहते हैं इसको, वो भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। अगेन, अगर साइटोप्लाज्म नहीं होता तो ये सब हो ही नहीं पाते, हमारा एनर्जी नहीं बन पाता, एटीपी नहीं बन पाता। तो इन सब कारण से साइटोप्लाज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम देख लेते हैं, हाँ, अब हम इसका हमने सिग्निफिकेंस भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल के ऑर्गन्स कितने कितने होते हैं, क्या होते हैं, और वो कहाँ मौजूद रहते हैं, कहाँ मौजूद रहते हैं, वो तो साइटोप्लाज्म में मौजूद रहते हैं। क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा आज के हम टॉपिक में बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस या फिर गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। तो ये सब देख के आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कुछ एनिमल सेल्स में मौजूद रहते हैं और कुछ प्लांट सेल्स में मौजूद रहते हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनल्स तो कॉमन है, क्योंकि काफ़ी बार ये डिफरेंस में पूछते हैं, तो ये वो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए वो। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया,
ये जो है ये तीनों में कॉमन है, पर इसमें बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लांट सेल्स में गोल्गी बॉडीज बहुत डेवलप नहीं होती है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। उसके बाद लाइसोसोम जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, प्लास्टिड जो है उल्टा सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद रहता है, वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल में मौजूद रहता है, थोड़ा बहुत एनिमल सेल्स में रहता है बट मेजरली प्लांट सेल्स में रहता है, वो एक एक्सेप्शन है वैक्यूल। तो इस तरीके से आप चाहो तो ऐसे ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हो, ये यहाँ होता है ये वहाँ होता है, इस तरीके से, ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा जो है एक चीज़ आपको एक और याद रखनी है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो सारे ही मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं, यानी कि इसके ऊपर मेम्ब्रेन मतलब क्या है, इनके ऊपर ऑर्गन्स की जो स्किन है वो मौजूद रहती है। तो एक तो पॉइंट आपका ये रहता ही है हमेशा कि हर ऑर्गेनल्स या हर ऑर्गेनल जो है वो सेल मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। तो ये तो आपको आंख बंद करके लिख ही लेना है। अब हम एक एक ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER भी कहते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये काफ़ी लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स है। अब ट्यूब्यूल्स बेसिकली आप सोच सकते हो कि जैसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बड़े से, उस तरीके से होते हैं, और ये गोल गोल, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, न्यूक्लियस के साइड में मौजूद रहते हैं गोल गोल स्ट्रक्चर। आप पाइप को गोल करके रख दो तो वो जिस तरीके से दिखेगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे दिखेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो न्यूक्लियस के बहुत पास रहते हैं। न्यूक्लियस आपने नेटवर्क में भी कभी डायग्राम देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा न्यूक्लियस के बहुत पास, एकदम से जो न्यूक्लियस के बाद जो रहता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। क्यों होता है वो हम देखेंगे इसके फंक्शंस या सिग्निफिकेंस में। तो ये लॉन्ग ट्यूब के तरह रहते हैं, राउंड वेसिकल स्ट्रक्चर्स रहते हैं ये। और ये जो है हर एक सेल में, जैसे हमारी अलग अलग टाइप की सेल रहती है, अपने हार्ट की सेल अलग रहती है, ब्रेन्स की अलग रहती है, स्किन की अलग, तो ऐसे अलग अलग सेल्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग सेल में अलग अलग दिखते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ER है अपना वो दो तरीकों में बांटा गया है। सबसे पहले RER, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और दूसरा आता है SER, जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो अभी हम ब्रीफली देख लेते हैं RER और SER क्या है। तो आगे बढ़ते हुए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम RER भी कहते हैं। अब ये ना, इसका अगर आप सरफेस देखो, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर जो है वो RER का सेम ही रहता है, तो वही आप इमेजिन करना। अब इसके आगे हम बात करते हैं, ये जो RER रहता है तो जैसे इसके नाम में ही है रफ, तो ये ना बहुत रफ होता है, इसका जो सरफेस रहता है ऊपर का वो बड़ा खुरदुरा सा रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब इसका सरफेस खुरदुरा क्यों रहता है? इसका सरफेस खुरदुरा रहता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद रहता है। राइबोसोम्स एक प्रोटीन रहता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद रहते हैं। आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगा, थोड़ा सा ब्लिस्टर टाइप होता है रफ, इसीलिए वो रफ होता है। अब राइबोसोम्स जो है, एक्चुअली राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में बहुत मदद करते हैं, मतलब राइबोसोम्स हैं इसीलिए ही हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। तो इसीलिए अब इसका पॉइंट आ जाएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोटीन, and protein manufacturing is known as protein synthesis. So hence rough endoplasmic reticulum helps in the protein synthesis, and then the protein is sent to the various parts of the cell using ER. तो ये रहता है क्योंकि इसमें राइबोसोम मौजूद रहते हैं और राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बनाने में बड़ा हेल्प करता है हमारा। दूसरा जो था हमारा वो था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन जैसे इसके नाम में है, ये स्मूथ रहते हैं सरफेस में, इसका सरफेस खुरदुरा नहीं रहता, इसके ऊपर राइबोसोम्स जो है वो मौजूद ही नहीं रहता है। तो अभी जैसे आपको मैंने बताया था राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, तो यानी कि इसमें राइबोसोम्स है ही नहीं, यानी कि ये प्रोटीन नहीं बनाता है। तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं फैट मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड्स को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो प्रोटीन सिंथेसिस करता था, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स या फिर कह सकते हैं फैट मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करता है। और यही कारण है, आपको पहले याद होगा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से मिलके बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में भी हेल्प करता है, क्योंकि वो लिपिड बना रहा है, लिपिड से मेम्ब्रेन बनती है। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट याद रख सकते हैं दिमाग में कि वहाँ से लिपिड बनता है, लिपिड से मेम्ब्रेन बनती है, तो इससे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। और ये जब सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि वो सेल की मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करे। सिंथेसिस मतलब बनाना, बायो मतलब बायोसिंथेसिस का
कुछ भी जो रिलेशन है वो तो बायो लग जाता है उसके आगे। उसके अलावा अब कुछ लिपिड्स तो हमारे मेम्ब्रेन बनाने में चले जाते हैं, बट ये तो SCR बहुत सारे लिपिड्स बनाता है ना, तो बाकी लिपिड्स का क्या? जो बाकी लिपिड्स हैं वो एक्चुअली हमारे कुछ हार्मोन्स या फिर कुछ एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। एग्जैक्टली कौन से लिपिड कौन सा हार्मोन बनाते हैं या कौन से लिपिड कौन से एंजाइम्स बनाते हैं, ये आप एक्चुअली हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहीं तक था। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ER है, तो पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस क्या है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या परफॉर्म करता है वो। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स और फैट्स। तो ये जो अपने प्रोटीन्स या लिपिड्स या फिर कह सकते हैं फैट्स जो बने हैं, जो इन्होंने सिंथेसिस किया था, RER ने प्रोटीन बनाया था, SCR ने लिपिड बनाया था, तो ये जो इन्होंने बनाए थे ये अपने पास बना के रखते थोड़ी ना है, दिस इज़ लाइक अ फैक्ट्री, वो बना के आगे फॉरवर्ड करते हैं। कभी आपने फैक्ट्री का कुछ वीडियो देखा होगा तो नहीं होता, यहाँ से कुछ आता है, कुछ एक चीज़ डलती है, फिर आगे जाता है दूसरी चीज़ डलती है। उसी तरीके से प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बनने के बाद ये आगे ट्रांसपोर्ट होता है। हम देखेंगे आगे कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, पर अभी के लिए आप ये याद रख लीजिए कि आगे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये ट्रांसपोर्ट में काम करता है। उसके अलावा इट एक्ट्स एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। अभी जैसे मैंने पहले साइटोप्लाज्म के फंक्शन में बताया था कि कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, सिंथेसिस वगैरह, जो कि ER करता है। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे SCR जो हमारा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करता है हम सब में। वो बेसिकली क्या करता है, अगर गलती से कोई भी एनिमल ने कोई पॉइजन ले लिया हो या फिर कोई ड्रग ले लिया हो, तो SCR क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। यानी कि उस ड्रग या उस पॉइजन का जो टॉक्सिन था, जिसके कारण वो पॉइजन है, जिसके कारण वो ड्रग है, तो SCR में अगर वो केमिकल चला गया तो SCR उसको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि उसका टॉक्सिन अलग कर देता है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे हम कह सकते हैं हम जिंदा बच जाते हैं। अगर गलती से हमने पॉइजन कर कुछ हो भी गया है हमें, और पॉइजन अगर बॉडी में चला गया है तो भी SCR डिटॉक्सिफाई कर देते हैं और हम बच जाते हैं। तो इस तरीके के और भी एग्जाम्पल है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, ये भी बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस ही हैं। तो ये भी जो है फंक्शन सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आ जाता है। हम चलते हैं अभी नेक्स्ट अपने सेल ऑर्गेनल के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल है गोल्गी अपैरेटस। इसको काफ़ी बार गोल्गी बॉडीज़ भी कहते हैं। तो अगर गोल्गी बॉडीज़ बोले या गोल्गी अपैरेटस बोले, ये एक ही बात है। तो अब गोल्गी अपैरेटस, अब सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि गोल्गी अपैरेटस का नाम ऐसे गोल्गी क्यों पड़ा है, गोल्गी का मतलब क्या रहता है। अगर आप बाकी ऑर्गेनल को देखोगे तो उनका नाम बड़ा ठीक ठाक बायो जैसा नाम है, पर इसका नाम गोल्गी है। तो इसका नाम गोल्गी इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो गोल्गी अपैरेटस है वो साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम उनके सरनेम से पड़ गया, उन्होंने डिस्कवर किया तो गोल्गी अपैरेटस, या फिर गोल्गी बॉडीज़ भी इसका नाम पड़ा है। अच्छा, अब गोल्गी बॉडीज़ को हम स्टोरेज एंड पैकेज हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यानी कि गोल्गी बॉडीज़ कुछ ऐसा काम कर रहा है बॉडी में या सेल में कि वो कुछ तो भी स्टोर कर रहा है, कुछ तो भी पैक कर रहा है, जिसके कारण उसको ये उपाधि दी गई है। अब देखते हैं वो क्या करता है। सबसे पहले आपको स्क्रीन में इसका स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, कुछ इसी तरीके से गोल्गी बॉडीज़ रहते हैं। अच्छा, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। गोल्गी अपैरेटस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे थैली होती है उस तरीके से सैक लाइक होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सैक लाइक नहीं रहते, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रक्चर देख के आपको एकदम से समझ आना चाहिए कि गोल्गी बॉडी की बात हो रही है या फिर ER की बात हो रही है। तो आप जैसे यहाँ इमेज में भी देख सकते हो, ये सैक लाइक, इसके अंदर जो है स्पेस होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। अगेन ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल रहते हैं। जैसे मैंने कहा था हर सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड तो रहता ही, उसके ऊपर मेम्ब्रेन तो होती ही है। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गोल्गी बॉडीज जब सेल के अंदर मौजूद रहते हैं वो पैरेलल टू ईच अदर रहती है। यानी एक गोल्गी बॉडी यहाँ होगा तो दूसरी गोल्गी बॉडी इसके ऑलमोस्ट पैरेलल रहेगा यहाँ पे। इस तरीके से उनका जो है उस तरीके से उनका स्ट्रक्चर वो वैसे रहते हैं सेल के अंदर। अच्छा, गोल्गी बॉडीज जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तुरंत बाद आते हैं, और यही रीज़न है कि गोल्गी बॉडीज प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर, यही रीज़न है कि गोल्गी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हैं। अब ये क्या करता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, बस इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो आप डायग्राम में सैक्स देख रहे हैं ना यहाँ पे,
इन सैक्स को हम सिस्टर्न्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिस्टर्न्स याद रखनी है ये चीज़, क्योंकि आगे एक ऐसी चीज़ आएगी जिसका नाम है क्रिस्टे। तो सिस्टर्न और क्रिस्टे में कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिस्टर्न है, ये क्रिस्टे नहीं है, ये सिस्टर्न्स है। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्न्स कहते हैं। और हाँ, मैंने जैसे अभी कहा, इनका कनेक्शन ईआर के साथ होता है। अच्छा, एक बस इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी, क्योंकि ये काफ़ी बार एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए, कि प्लांट्स में इनको गोल्गी बॉडीज़ कहते हैं या क्या कहते हैं। तो प्लांट्स में इनको गोल्गी बॉडीज़ नहीं कहते हैं। प्लांट्स में सबसे पहले तो ये ज़्यादा डेवलप्ड ही नहीं होते हैं, तो प्लांट्स में इनको कहते हैं डिक्टोसोम्स। इनको गोल्गी बॉडीज़ नहीं बोलते हैं। गोल्गी बॉडी सिर्फ एनिमल सेल्स में बोला जाता है। अब हम इसका आगे फंक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके के फंक्शंस प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। तो गोल्गी बॉडी बेसिकली करती क्या है, ये सिंथेसिस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स करती है। यानी कि आपने देखा ईआर में जो आरईआर था वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना, और जो एसईआर था वो लिपिड्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे गोल्गी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स लिपिड का सिंथेसिस करती है, यानी कि सिंपल लिपिड्स तो ईआर बना देता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की अगर बात हो, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जैसे कि नॉन सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड, तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं वो गोल्गी बॉडी बनाती है, वो ईआर नहीं बना पाती, वो गोल्गी बॉडी बनाती है। दूसरा क्या है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, यानी कि अपने ईआर के पास हमने प्रोटीन बनाया ईआर ने। अब जैसे ही वो ईआर ने प्रोटीन बनाया, एंड उससे भी स्पेसिफिकली देखें हम तो आरईआर प्रोटीन बनाता है। तो आरईआर ने जैसे ही प्रोटीन बनाया, उसने प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर दिया गोल्गी बॉडीज़ में। अब गोल्गी बॉडी क्या करेगी, वो प्रोटीन का, गोल्गी बॉडी वो जैसे ही प्रोटीन आया तो उस प्रोटीन के ऊपर कोई एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल कर सकती है, जैसे कि या तो उस प्रोटीन में कोई शुगर ऐड कर सकती है, या तो कोई एमिनो एसिड ऐड कर सकती है, या तो काफ़ी बार उस प्रोटीन में फोल्ड्स चाहिए रहते हैं, जिस तरीके के इनके स्ट्रक्चर रहते हैं तो वैसे वो प्रोटीन में काफ़ी बार फोल्ड्स भी लेके आते हैं। आपने देखा होगा प्रोटीन बहुत फोल्डेड स्ट्रक्चर रहता है, तो उसका जो फोल्ड है वो एक्चुअली गोल्गी बॉडीज़ लेके आती हैं। तो ये भी आपने जान लिया। तीसरा इसका फंक्शन ये है प्रोटीन सॉर्टिंग, यानी कि कोई एक प्रोटीन को या जो भी प्रोटीन बन रहा है उसको अपने निर्धारित स्थान में पहुंचाना है का काम कौन करता है, वो गोल्गी बॉडीज़ करती है। कोई भी प्रोटीन को उसके निर्धारित स्थान पे पहुंचाती है वो, और यही रीज़न है कि गोल्गी बॉडीज़ भी पहुंचाती, ईआर भी पहुंचाता है, यानी कि ये दोनों चीज़ जो हैं ये काफ़ी सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम से काम करते हैं, यानी ये दोनों जो हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ये जो प्रोटीन्स फैट्स एंड लिपिड्स वो भी काम करते हैं। पर यहाँ पे निर्धारित जगह पे प्रोटीन को पहुँचाने का काम गोल्गी बॉडीज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक आपको एक छोटा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो गए हो, मेम्ब्रेन के ऊपर काफ़ी बार, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर काफ़ी बार एक मॉलिक्यूल लगा रहता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। एक होती है चीज़, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन नाम की एक चीज़ होती है, स्क्वायर रहता है वो मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे लगा रहता है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो ये गोल्गी बॉडी बनाता है। तो ये क्या करता है, उसको उस स्थान पे, उस मेम्ब्रेन में पहुंचाने का काम भी यही करता है गोल्गी बॉडीज़। और लास्ट में जो ऑब्वियसली आपके एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इट ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम्स जो हैं वो अपने थर्ड ऑर्गेनल हैं, आगे हम वही बात करेंगे, पर जो लाइसोसोम्स हैं उनका भी सिंथेसिस कह सकते हैं या फिर फॉर्मेशन कह सकते हैं, वो भी गोल्गी बॉडीज़ ही करते हैं। अब हम देखते हैं लाइसोसोम्स के बारे में, जो कि हमारा तीसरा सेल ऑर्गेनल है। लाइसोसोम को एक्चुअली हम सुसाइड बैग्स और डस्टबिन बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डस्टबिन ऑफ सेल्स या फिर सुसाइड बैग्स ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो वो हम लाइसोसोम को कहते हैं। अब ये जो लाइसोसोम रहते हैं, यहाँ पे जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो गोल गोल स्ट्रक्चर मौजूद रहते हैं। ये सेल में जनरली तो ईआर या फिर गोल्गी बॉडीज़ के पास रहते हैं, पर डिपेंडिंग ऑन देयर नीड वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं विद इन द सेल। तो ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स रहते हैं ये भी अगेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स रहती है जैसे गोल्गी बॉडीज़ होती है, एंड ये आरईआर से मिलके बनती है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलके बनती है। अब आपको मालूम है आरईआर जहाँ पे भी है इसका मतलब है उसमें राइबोसोम्स लगे रहते हैं, तो ये लाइसोसोम में भी राइबोसोम्स लगे रहते हैं। अच्छा, ये गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी ने लाइसोसोम को बनाया है। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लाइसोसोम में ना 40 से भी ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद रहते हैं जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं हमारी, या डाइजेशन करते हैं, तो वो लाइसोसोम में बहुत सारे मौजूद रहते हैं।
तो इसीलिए इसको कहीं ना कहीं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। वो एग्जैक्टली कैसे बोलते हैं उसके ऊपर मैं आगे आऊँगी। तो क्या होता है कि लाइसोसोम जो अपने सेल में है उसके पास काफ़ी बार कोई ऑर्गेनिक मटेरियल आ जाता है या फिर कोई सेल्यूलर डेब्री आ जाता है। सेल्यूलर डेब्री यानी सेल जो परफॉर्म करती है उसका वेस्ट मटेरियल, सेल का वेस्ट मटेरियल, उसको हम सेल्यूलर डेब्री कहते हैं। डेब्री मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल बायो के टर्म्स में। तो कोई भी सेल्यूलर डेब्री या फिर कोई अदर ऑर्गेनिक मटेरियल अगर उसके पास आ जाता है तो ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के माध्यम से उस चीज़ को अपने अंदर एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देती है। तो वो उसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं खाती है उसको, लाइसोसोम जो है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइसोसोम्स जो है वो प्लांट में नहीं होते, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। तो अब हम फटाफट लाइसोसोम के फंक्शंस देख लेते हैं कि फंक्शंस भी इसी फ्लो में जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फंक्शंस क्या है? सबसे पहले ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट एंड सेल्यूलर डेब्री, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है या फिर सेल्यूलर डेब्री है उसको वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू एनगल्फ करके खा लेते हैं। तो इसलिए वो उसको हम वेस्ट या डस्टबिन्स भी कहते हैं सेल का। उसके अलावा इट हेल्प्स इन रिसाइकलिंग। तो कैसे रहता है कि जब हम वेस्ट या सेल्यूलर डेब्री जो है वो सेल में जब आता है तो उसको खा के आगे कुछ ऐसा, तो डाइजेस्ट जब कोई चीज़ होती है तो उसका कोई प्रोडक्ट भी तो बनता है, बाय प्रोडक्ट, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे जो लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है वही चीज़ वापस रिसाइकल में जाती है। यानी कि यहाँ पे लाइसोसोम ने सपोज करते हैं अपने प्रोटीन्स डाइजेस्ट कर लिए तो वहाँ पे वही चीज़ रिसाइकल होने के लिए वापस जाएगी ईआर में और फिर ईआर वापस प्रोटीन बनाएगा, फिर वापस पूरी चेन होगी और वापस लाइसोसोम जो है उसको एज अ डेब्री समझ के अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा। तो इस तरीके से रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी लाइसोसोम ही करता है। उसके अलावा अब हमने जैसे पहले वाले वीडियो में देखा था अमीबा एनगल्फ करता है ना, फैगोसाइटोसिस करता है, फिर एंडोसाइटोटिक एक्शन करता है, अपने अंदर ऐसे करके वो किसी भी अपने फूड आइटम को खाता है, उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। उसी तरीके से लाइसोसोम भी किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी मटेरियल को अपने अंदर एनगल्फ करते हैं और फिर उसको मार देते हैं क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ना सेल डेथ में भी काम करता है। ये बड़ी फ़नी चीज़ है। तो क्या होता है, काफ़ी बार हमारे बॉडी में सेल डेथ होना ज़रूरी होती है, यानी कि सेल को जानबूझ के काफ़ी बार मारना पड़ता है ड्यू टू सम रीजंस। तो तब भी सेल को अगर मारना है तो लाइसोसोम जो है वो रप्चर हो जाता है और जैसे ही लाइसोसोम रप्चर हो जाता है तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं सेल में। और अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ गए यानी कि उन्होंने अपनी ही सेल को खा लिया, अपने ही सेल को एनगल्फ कर लिया, तो सेल इतनी थी वो एकदम से छोटी होकर गायब हो जाती है। तो इसे सेल डेथ भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सेल डेथ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों फालतू में हमने अपनी इतनी अच्छी हेल्दी सेल को मार दिया। तो कुछ कुछ जगह पे एक्चुअली सेल डेथ एक बहुत नॉर्मल फिनोमिना है जो हमारे बॉडी में होता है। फॉर एग्जांपल रिमूविंग सेल्स दैट आर बियॉन्ड रिपेयर। कुछ सेल्स काम करते करते, फंक्शन करते करते उनमें थोड़ा वेयर एंड टेयर हो जाता है, या फिर किसी ने तो कुछ इन्फेक्ट कर दिया सेल को, सेल इन्फेक्शन में हो गई, सेल इन्फेक्ट हो गई, तो इट इज़ बियॉन्ड रिपेयर नाउ, वो रिपेयर नहीं हो सकती वापस, तो उसको मारना ज़रूरी है। तो कौन मारेगा? लाइसोसोम ही खुद के सेल को मार देता है। दूसरा, अपना जो एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो में भी आप देखोगे तो हर दिन बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं, बहुत फास्ट डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो में। तो काफ़ी बार एम्ब्रियो की फास्ट डेवलपमेंट में भी सेल्स का रिसाइकल होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जैसे हमने कहा था कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिसाइकलिंग, तो इसलिए वो काफ़ी बार एम्ब्रियो की सेल्स को, सारी सेल्स को नहीं, कुछ कुछ सेल्स को मार देता है और उसी सेल्स को बाद में रिसाइकल करता है। तो इस तरीके से हमने देखे आज 3 सेल ऑर्गेनल्स, एक ईआर, दूसरा गोल्गी बॉडीज़ और तीसरा लाइसोसोम्स। तो अभी जो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स हैं वो हम देखेंगे, हम वो भी देखेंगे, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर उससे पहले मेरे पास आपके लिए कुछ छोटे से सवाल हैं। देखते हैं कि आपका नॉलेज कितना बड़ा इससे और आप कितने अटेंटिव थे क्लास में। तो चलिए, मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी और आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि हम सुसाइड बैग्स किसको कहते हैं? कौन सी होती है हमारी सेल की सुसाइड बैग्स? उसके अलावा आप मुझे ये भी बताइए कि लिपिड्स, ध्यान से सुनिए, लिपिड्स हमारे सेल में कौन सिंथेसाइज करता है? या बताइए, हो सकता है कुछ लोग गलत बताएं इसका जवाब। उसके अलावा आप मुझे ये भी बताइए कि पैकेज हाउस ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं? और उसके अलावा आप मुझे एक और बता सकते हैं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है?
तो आई थिंक ये कुछ सवालात बहुत थे। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए हमें कि इसके आंसर्स क्या थे, और आपको कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी आगे जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और हम आपको हेल्प ज़रूर करेंगे।